नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनालाइज विद नम्रता संघवी। क्या आप जानते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद कई सालों तक इंडिया में लोग भूख से मरते थे। फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स और मिल्क जैसी सारी खाने पीने की चीजों का उत्पादन डिमांड से बहुत ही कम था। अगर नंबर्स में बात करूं तो 1950 में पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी सिर्फ 124 ग्राम पर पर्सन पर डे थी। इसलिए इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया की फूड सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए बहुत से प्रयास किए। इन प्रयासों में से एक प्रयास जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था वो था मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने का। मिल्क इंडिया की फूड सिक्योरिटी का एक अहम हिस्सा था, लेकिन इंडिया की डिमांड के सामने मिल्क प्रोडक्शन बहुत ही कम था। 1950 में इंडिया के पर कैपिटा मिल्क प्रोडक्शन 124 ग्राम्स पर पर्सन पर डे का था, वर्ल्ड एवरेज से काफी नीचे। 1970 में ये और कम होकर 107 ग्राम पर पर्सन पर डे हुआ, अलार्मिंगली लो लेवल्स। ये कंट्री के मिनिमम रेकमेंडेड न्यूट्रिशन लेवल से काफी नीचे आ गया था। अनबिलीवेबल है ना। देश में बेसिक सर्वाइवल जितना फूड भी नहीं था। लेकिन फास्ट फॉरवर्ड करें 1996 में तो ये नंबर दुगना हुआ एट अप्रोक्सीमेटली 200 ग्राम, और 2021 में ये और दुगना हुआ 425 ग्राम्स पर पर्सन पर डे। टोटल 50 साल में पर पर्सन मिल्क अवेलेबिलिटी 4 गुनी हुई, लेकिन इसी पीरियड में इंडिया की पॉपुलेशन भी 55 करोड़ से बढ़कर 130 करोड़ की हुई। यानी अगर पर पर्सन मिल्क अवेलेबिलिटी के बदले इंडिया के टोटल मिल्क प्रोडक्शन ट्रेंड्स देखें तो 1970 में 2.2 करोड़ टन पर ईयर से बढ़कर 21 करोड़ टन पर ईयर हुआ। 50 सालों में टोटल मिल्क प्रोडक्शन हुआ 10 गुना। वाह! भारत ने इतनी बड़ी उपलब्धि बहुत ही इनोवेटिव मॉडल और एंटरप्रेन्योरियल लीडरशिप के द्वारा प्राप्त की। इस सक्सेस की जर्नी में कई सारे बिजनेस, मैनेजमेंट, पीपल और फाइनेंस के अमेजिंग लेसन्स हैं। तो चलिए इस स्टोरी को समझते हैं शुरुआत से। दूध एक ऐसी एग्रो कमोडिटी है जिसकी शेल्फ लाइफ बहुत ही छोटी है। दूध जैसे ही एनिमल्स में से निकाला जाता है 3 से 4 घंटों के बाद बिगड़ना शुरू होता है और खट्टा होना शुरू हो जाता है। एक व्यक्ति का थोड़ा सा खट्टा या बासी दूध दूसरे व्यक्ति के दूध के साथ मिक्स करे तो दूसरा सारा दूध भी बिगड़ जाता है। इसीलिए दूध के दुहाने के बाद प्रोड्यूसर्स को इसे जल्द से जल्द बेचना बहुत जरूरी है। गर्मियों में दूध का उत्पादन कम होता है और सर्दियों में ज्यादा होता है, लेकिन डिमांड की बात करें तो गर्मियों में ज्यादा डिमांड और सर्दियों में कम डिमांड। प्रोडक्शन की इस सीजनैलिटी का एजेंट्स बहुत फायदा उठाते थे और फार्मर्स को निचोड़ देते थे। सर्दियों में उत्पादन ज्यादा होने के कारण उनको बहुत कम प्राइस मिलती थी और गर्मियों में प्राइस ठीक होती थी, लेकिन दूध उत्पादन कम था। पुराने टाइम में दूध बेचते वक्त मिडलमैन दूध के फैट कंटेंट पर पैसे नहीं देते थे। टेस्टिंग मशीन्स इंप्लीमेंट नहीं किए गए थे। अच्छा फैट कंटेंट या कम फैट कंटेंट दोनों को एक ही समान कम दाम मिलती थी। प्राइस डिक्टेट करते थे प्राइवेट एजेंट्स। मिल्क फार्मर्स के पास कोई चारा नहीं था, जो पैसे मिले वो लेने पड़ते थे। ट्रांसपेरेंसी मिसिंग थी। इन मिल्क फार्मर्स के प्रॉब्लम्स के संदर्भ में मैं बात करती हूँ प्री इंडिपेंडेंस के पीरियड की। उस समय ऐसी ही एक प्राइवेट कंपनी होती थी जिसका नाम था पॉल्सन, जिसकी कॉफी और बटर बहुत ही फेमस थे। पॉल्सन के पेस्टनजी एडुल्जी दलाल एक पारसी थे। उन्होंने बड़ा मुनाफा बनाया था 1920 से 1945 में ब्रिटिश आर्मी को वॉर के दौरान बटर बेच के। साथ ही साथ पॉल्सन की ब्रांडिंग के कारण शहरी कंज्यूमर्स में भी अच्छी डिमांड थी। पॉल्सन कंपनी प्रोडक्शन के लिए काफी सारा दूध गुजरात के कायरा डिस्ट्रिक्ट यानी कि आनंद में से खरीदते थे। पॉल्सन के प्रॉफिट बढ़ते गए, लेकिन मिल्क उत्पादकों को कोई मुनाफा नहीं हुआ। मिल्क प्रोड्यूसर्स को हमेशा लाचारी और कम कीमत ही मिलती थी। इनफैक्ट पॉल्सन ने उस टाइम के ब्रिटिश गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करके एक ऐसा लॉ पास करवाया था कि कायरा डिस्ट्रिक्ट के किसानों को अपना दूध सिर्फ और सिर्फ पॉल्सन को बेचना पड़े, और पॉल्सन कंपनी हमेशा से बहुत ही कम कीमत देती थी। फार्मर्स को कोई चॉइस ही नहीं थी अपना उत्पादन किसी को बेचने की। दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स और विलेजेस में जो मिल्क के एजेंट्स थे वो मनी लेंडर्स भी थे। प्री इंडिपेंडेंस में इंडिया की प्रजा काफी इलिटरेट थी और मिल्क एजेंट्स कम मनी लेंडर्स हमेशा से लोगों को उधार में रखना चाहते थे। पहले मिल्क सस्ते में ले लो,
मजबूरी के समय उधार पर पैसे दो और फिर जब वो पैसे वापस ना भर पाए उनकी जमीन हड़प लो या फिर जनता का सामाजिक शोषण करो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, समाज बटा हुआ था ऊंची और नीची जाति के लोगों में। ऊंची जाति वालों को अक्सर एक प्रेफरेंस और नीची जाति के लोगों के साथ बहुत ही खराब व्यवहार था। इस समस्या के हल के लिए एक बार कायरा डिस्ट्रिक्ट की कई फार्मर्स ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को अप्रोच किया। उन्होंने डेयरी कोऑपरेटिव बनाने का आइडिया दिया। यूनाइट हो जाओ और पॉल्सन जैसे एजेंट्स को दूध बेचना बंद करो, खुद ही एक डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट में दूध जमा करके प्रोसेस करो और बॉम्बे की मार्केट में उस कोऑपरेटिव के बैनर के नीचे माल बेचो। ये काम करने के लिए वल्लभ भाई पटेल ने मोरारजी देसाई को चुना और मोरारजी देसाई ने ये काम के लिए त्रिभुवनदास पटेल को चुना। त्रिभुवनदास पटेल इंडिया के डेयरी रेवोल्यूशन के सबसे बड़े पिलर रहे। इनफैक्ट डॉक्टर वर्गीस कुरियन को भी उन्होंने ही बनाया इस डेयरी आंदोलन में जोड़ने और फार्मर्स की सेवा करने के लिए। बॉम्बे की मेन मार्केट्स कायरा से करीबन 400 किलोमीटर दूर थी। कायरा के कोऑपरेटिव्स को सक्सेस होने के लिए फार्मर्स को अपनी डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट में एक पेस्चराइजेशन एंड एक मिल्क चिलिंग यूनिट डालना इंपॉर्टेंट था। पेस्चराइजेशन का मतलब दूध को एक टेम्परेचर तक गर्म करके बैड बैक्टीरिया को निकाल देना और चिलिंग प्लांट से उसे 4 डिग्री सेल्सियस में कूल करके प्रिजर्व करना। उसके बाद ही मिल्क को डायरेक्टली 400 किलोमीटर दूर बॉम्बे भेजा जाता था। इस काम को करने के लिए त्रिभुवनदास पटेल ने सेकेंड हैंड इक्विपमेंट के साथ साउथ ऑफ कायरा, आनंद डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में पहली कोऑपरेटिव डेयरी की स्थापना की। 1948 में पहले दिन यहाँ सिर्फ 250 लीटर का मिल्क कलेक्ट हुआ। धीरे धीरे कोऑपरेटिव में रजिस्ट्रेशंस बढ़ते गए और उन्होंने पॉल्सन जैसी प्राइवेट डेयरी को दूध बेचना बंद किया। कोऑपरेटिव में फार्मर्स को एक अपनापन महसूस होता था, सारे किसानों को सही दाम मिलता और कोई ऊंच नीच नहीं होती थी। कई सालों तक काफी डिफिकल्टीज भी आई। त्रिभुवनदास पटेल वर्गीस कुरियन को प्रोफेशनल सलाह के लिए ले आए। साथ में दोनों ने एक्सपेरिमेंट्स किए, पैसे भी बोरो किए, रिस्क लिए, लोगों को कोऑपरेटिव डेयरी के फायदे समझाए। इनिशियल इयर्स थोड़े स्लो थे, डिफिकल्टीज भी रही, कंपटीशन भी हुई। पॉल्सन और दूसरे एजेंट्स ने ये काम आगे न बढ़े उसके कई प्रयास किए। मुंबई की आर्य डेयरी के स्थापक को आर्य डेयरी सक्सेस करानी थी और इसीलिए उन्होंने कायरा डेयरी कोऑपरेटिव के लिए कई अड़चनें खड़ी की। एक के बाद एक त्रिभुवनदास और वर्गीस कुरियन ने कई कठिनाइयों को दूर किया। इक्विपमेंट, मैनेजमेंट, कंपटीशन, फंडिंग, नई मार्केट्स में सेलिंग जैसी कई चीजों को उन्होंने इम्प्रूव किया। इतनी मुश्किलों के बावजूद भी वे डटे रहे। कोऑपरेटिव सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन बढ़ते गए, मिल्क अवेलेबिलिटी बढ़ती गई, मोर विलेजर्स पार्टिसिपेट करते गए। इनफैक्ट कोऑपरेटिव के पास अपने प्लांट की कैपेसिटी से ज्यादा मिल्क आने लगा। एक्सपेंशन की जरूरत थी। त्रिभुवनदास पटेल ने गवर्नमेंट को अपना केस प्रेजेंट किया। उन्होंने गवर्नमेंट को समझा कि पैसे कायरा कोऑपरेटिव डेयरी को मिलने चाहिए, ना कि आर्य डेयरी या कोई दूसरे प्रोजेक्ट को। फाइनली इंडियन गवर्नमेंट ने 1952 में कायरा मिल्क कोऑपरेटिव को 30 एकड़ जमीन आनंद के पास अलॉट की ताकि वे बड़ा मॉडर्न डेयरी प्लांट सेटअप कर सके। लैंड के साथ साथ फाइनेंशियल सहायता भी मिली इंडियन गवर्नमेंट से और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। इस मॉडर्न डेयरी का नाम रखा गया अमूल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। अमूल का मतलब कई भाषा में अमूल्य यानी इनवैल्यूएबल होता है। इस तरह हुई अमूल की शुरुआत। प्लांट रेडी हुआ 1955 तक। अमूल ब्रांड में इंडियननेस थी। पॉल्सन के सामने ये एकदम सही नाम था। अमूल का ये पहला प्लांट उस टाइम के 48 लाख रुपीस में बना था। इनिशियली कुरियन इस प्लांट में सिर्फ 2 महीने टेक्निकल हेल्प देने वाले थे, लेकिन जैसे समय बीता उनको त्रिभुवनदास पटेल के विचारों ने अट्रैक्ट किया। जब उनका टर्म पूरा हुआ तो त्रिभुवनदास पटेल ने उनको कहा रुक जाओ और डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने आनंद को अपना घर बना लिया। आज अमूल के लिए लोग डॉक्टर वर्गीस कुरियन को हमेशा याद करते हैं, जो सही है, लेकिन वो कहते हैं कि त्रिभुवनदास पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल और फार्मर्स के ट्रस्ट के बिना अमूल इतना बड़ा नहीं हो पाता। इंडिया में चीज और बटर इंपोर्ट होता था। ज्यादा करके ईरानी रेस्टोरेंट ओनर्स अमूल बटर ट्राई भी नहीं करते थे, पर उस वक्त इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डिप्लीट हो रहे थे और इस कारण इंडिया को अपने इंपोर्ट्स कम करने थे। अमूल ने इसका फायदा उठाया और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया।
खुद के सेल्समैन के द्वारा अमूल बटर और चीज को छोटे स्टोर्स में पहुंचाना चालू किया। बस इसके बाद कभी मुड़ के देखा नहीं है। इंडो पाक वॉर एंड इंडो चाइना वॉर के दौरान फिर इंडिया में मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स की बहुत डिमांड बढ़ी। इसमें भी अमूल ने प्रोडक्शन और काम बढ़ाया और साथ ही साथ इंडियन आर्मी के लिए मिल्क प्रोडक्ट्स पहुंचाने में हेल्प की। अमूल का इनोवेशन एक 360 डिग्री अप्रोच का था। इनोवेशन कंटिन्यूअस था। उन्होंने अच्छी क्वालिटी का कैटल फीड प्रोडक्शन शुरू किया, डेयरी प्रैक्टिसेस को सुधारा, प्लांट लेवल इनोवेशन किया, ऑटोमेशन अपनाया, प्लांट साइज भी बड़े हो रहे थे। अमूल की सक्सेस को देखकर 1964 में प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री कन्विंस्ड थे कि अमूल का कोऑपरेटिव मॉडल पूरे इंडिया में स्प्रेड करना चाहिए। इसलिए एनडीडीबी यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना हुई। गोल था कि अमूल जैसी कोऑपरेटिव डेयरी इंडिया के कई स्टेट्स में बने। बाय 1970 एनडीडीबी ने ऑपरेशन फ्लड नाम से एक लक्ष्य सोचा, जिसे आज इंडिया का व्हाइट रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। प्लान था कि इंडिया की डेयरी को पूरे इंडिया में एक्सपैंड करे। ये प्लान था 25 साल का, फ्रॉम 1970 टू 1996, और गोल था कि इंडिया को मिल्क प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट बनाना, और ये एनडीडीबी का गोल सक्सेस हुआ। 1997 तक इंडिया बिकेम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड। इसके बाद एनडीडीबी के साथ अमूल की रफ्तार ने और जोर पकड़ा। एक के बाद एक अमूल ने अमेजिंग प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च किए, जैसे कि अटरली बटरली डिलीशियस कैंपेन के द्वारा अमूल बटर, कंडेंस्ड मिल्क, श्रीखंड, चाय साथी, गुलाब जामुन, चॉकलेट, लॉन्ग शेल्फ लाइफ वाले आइसक्रीम्स, चीज स्प्रेड्स और बेबी मिल्क पाउडर। आनंद डेयरी की सक्सेस के बाद ढेर सारी डेयरियां गुजरात और कई और स्टेट्स में भी सेटअप होनी शुरू हुई थी। ये डर था कि अगर सब डेयरी खुद के प्रोडक्ट्स बेचने लगी तो अननेसेसरी कंपटीशन बढ़ जाएगी, और इसीलिए कुरियन ने एक अग्रीमेंट साइन करना तय किया कि सब डेयरी खुद का उत्पादन सिर्फ एक ही नाम के नीचे बेचेंगे, अमूल। और इसीलिए गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केट फेडरेशन, जिसे GCMMF कहा जाता है, उसकी स्थापना हुई। कुरियन ने अमूल से जीएम का पद छोड़ा और वे इस फेडरेशन के एमडी बने। GCMMF के कारण गुजरात में कोई इंटरनल कंपटीशन नहीं थी और एक ही ब्रांड थी, अमूल, जो सारी डेयरी उसे यूज करती थी अपने प्रोडक्शन को बेचने के लिए। ये बात थी गुजरात की। एनडीडीबी को अमूल का ये मॉडल पूरे इंडिया में एस्टैब्लिश करना था। एनडीडीबी ने भारत के कई स्टेट्स में कोऑपरेटिव डेयरीज को दिशा दी, जैसे मदर डेयरी, जो पूरे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी से दूध जमा करके दिल्ली के मार्केट में बेचते थे। वैसे ही आविन डेयरी थी तमिलनाडु में, और नंदिनी डेयरी थी कर्नाटक में, महानंद डेयरी थी महाराष्ट्र में। ऐसी कई सारी कोऑपरेटिव डेयरी का निर्माण इस पीरियड ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन में हुआ था। इंडिया में टोटल 2 लाख डेयरी कोऑपरेटिव्स है, जो 1.7 करोड़ फार्मर प्रोड्यूसर से मिल्क कलेक्ट करते हैं। इसमें से 1/3 तो वुमेन है। इंडिया की डेयरी सिस्टम एक यूनिक सिस्टम है, जहां लाखों छोटे छोटे मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं जिनके पास 1, 2 या 3 गाय या भैंस है, जबकि दूसरे देशों में बहुत ही बड़े मिल्किंग फार्म्स होते हैं जहां एवरेज 100 से ज्यादा पशु होते हैं। इस कारण हमारे देश में मिल्क कलेक्ट करना काफी मुश्किल है, लेकिन फिर भी आज मिल्क इंडिया की लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल कमोडिटी है। 1971 में हम 2.1 करोड़ टन के प्रोडक्शन से आज 2022 में 21 करोड़ टन प्रोडक्शन पर पहुंच गए हैं। अगर वैल्यू में कहूं तो इंडिया 8.5 लाख करोड़ रुपीस का मिल्क प्रोड्यूस करता है, यानी टोटल गेहूं और चावल दोनों की वैल्यू भी जोड़े तो भी ये ज्यादा है। आज इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है। दुनिया का 25% मिल्क इंडिया प्रोड्यूस करता है। वर्ल्ड का एवरेज मिल्क प्रोडक्शन ग्रोथ 2% है, लेकिन इंडिया के मिल्क प्रोडक्शन का ग्रोथ 6% है। पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी 1970 में सिर्फ 160 ग्राम पर पर्सन पर डे थी। ये न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड से बहुत ही नीचे थी, पर अब ये पहुंच गई है 427 ग्राम पर पर्सन पर डे, और शायद अगले 10 सालों में ये यहाँ से भी बहुत बेहतर हो गया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे चलते चलते।